आज हम पढ़ने लगे हैं पंजाब एम्प्लॉयज एफिशिएंसी डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट 2006, जो कि इसलिए प्रोवाइड किया गया है कि जब पब्लिक इंटरेस्ट गुड गवर्नेंस के लिए ज़रूरी है कि ऐसे मेजर्स, ऐसे इकदाम लिए जा सकें ताकि ये जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसीजर है इसको इम्प्रूव किया जा सके, एफिशिएंसी इम्प्रूव हो, डिसिप्लिन इम्प्रूव हो। ठीक है, किस हवाले से? जब आप कोई गवर्नमेंट में या ऐसा कोई कॉरपोरेशन सेक्टर है जिसमें आप एम्प्लॉयज रखते हैं, तो उनके काम को बेहतर बनाने के लिए ये एक्ट प्रोमलगेट किया गया। ठीक है, और बाकी ये कि ये जो नाफिज हुआ है 17 अक्टूबर 2006 में हुआ है। अब आपको इसका ऑब्जेक्ट भी पता चल गया। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 1 में शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। ये तो अब क्लियर हो गया कि इस एक्ट का नाम है पंजाब एम्प्लॉयज एफिशिएंसी डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट 2006। ये पूरे पंजाब में एप्लीकेबल है। ठीक है, और साथ ये 3 लोगों के हवाले से एप्लीकेबल होगा। एक तो जो गवर्नमेंट सर्विस में एम्प्लॉयड है, ठीक है, और जो कॉरपोरेशन सर्विस में एम्प्लॉयड है, या फिर जो रिटायर्ड हो चुके हैं किसी गवर्नमेंट पोस्ट पे या फिर गवर्नमेंट सर्विस में। लेकिन शर्त ये है कि इन रिटायर्ड एम्प्लॉयज के खिलाफ प्रोसीडिंग उनकी रिटायरमेंट से पहले स्टार्ट हो गई थी या फिर रिटायरमेंट के बाद 1 साल के अरसे में प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो गई हैं। ठीक है, तो 3 लोगों पे ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है, उसके बाद हमें डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अक्यूज कौन होता है। अक्यूज्ड वो एम्प्लॉय होता है या वो पर्सन होता है जिसके खिलाफ एक्शन प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जाती हैं उसके किसी एक्शन के खिलाफ। ठीक है, उसके बाद एपलेट अथॉरिटी से मुराद ऐसी अथॉरिटी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से नेक्स्ट अबव रैंक की होती है। ठीक है, या आप ऐसे कह लें जिसके जो कि ये अख्तियार रखती है कि अपील सुन सकती है कॉम्पिटेंट कोर्ट के ऑर्डर्स के खिलाफ। ठीक है, उसके बाद अपॉइंटिंग अथॉरिटी की बात की गई। अपॉइंटिंग अथॉरिटी से मुराद ये है कि गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जब ऑर्डर्स आते हैं कि इसको डिक्लेयर और नोटिफाई कर दिया जाए, ठीक है, तो वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। अच्छा जी, अपॉइंटिंग अथॉरिटी के बाद डी क्लॉज में चार्ज की डेफिनेशन दी गई है। चार्ज से मुराद ये है कि जब आप मुलजिम के किसी एक्ट ऑफ कमीशन या कॉग्निजेबल कमीशन के खिलाफ आप एलिगेशन फ्रेम करते हैं, तो ये चार्ज है। ठीक है, उसके बाद ई क्लॉज में चीफ मिनिस्टर की डेफिनेशन दी है। चीफ मिनिस्टर से मुराद यहाँ पंजाब का चीफ मिनिस्टर है। यहाँ तक मेरी बात आपको क्लियर है कुत्सिया? अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अक्यूज पढ़ लिया है, एपलेट अथॉरिटी पढ़ लिया है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी पढ़ लिया है, चार्ज पढ़ लिया है, चीफ मिनिस्टर पढ़ लिया है। यहाँ तक क्लियर है आपको? उसके बाद हम ये पढ़ने लगे हैं कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से क्या मुराद है। ठीक है, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में सबसे पहले आता है चीफ मिनिस्टर। ठीक है, या फिर चीफ मिनिस्टर के अलावा जिसे चीफ मिनिस्टर ऑथराइज कर दे कि वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पावर्स को एक्सरसाइज कर सकता है। दोबारा मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में पहले चीफ मिनिस्टर आता है, दूसरे पॉइंट में चीफ मिनिस्टर जिसे ऑथराइज कर दे कि वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी के अख्तियारात को इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, लेकिन साथ इसमें मजीद ये बयान कर दिया गया कि जिसे आपने ऑथराइज किया है वो जो एम्प्लॉय जिसके खिलाफ एक्शन लिए गए हैं उससे अबव रैंक का होना चाहिए, इंफीरियर इन रैंक में नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 में एक और कैटेगरी बताई गई है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो भी हो सकती है जो किसी अदालत या ट्रिब्यूनल के एज ए चेयरमैन के तौर पे काम कर रही है, या प्रिजाइडिंग ऑफिसर, या कोई अपॉइंटिंग अथॉरिटी। ठीक है, वो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में उन्हें ऑथराइज किया जा सकता है कि वो ड्यूटीज को परफॉर्म करें। ठीक हो गया। उसके बाद ये 1 to 3 पॉइंट्स डिस्क्राइब करने के बाद इसके प्रोवाइजो में ये बताया गया कि अगर 2 या 2 से ज्यादा एम्प्लॉय के खिलाफ प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो गई हैं जॉइंटली, तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की क्वालिफिकेशन है वो ये है कि वो जो क्या कहते हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अक्यूज से हायर रैंक का होना चाहिए, सीनियर रैंक का होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मजीद प्रोवाइजो में ये बयान किया गया है कि अगर कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है उस प्रोसीडिंग में और वह ये डिजायर नहीं रखती कि एज अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो सुने इस मैटर को, ठीक है, तो फिर ये वो मैटर नेक्स्ट हायर अथॉरिटी को रिपोर्ट करेगी सबमिट, जो कि उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग रैंक के किसी और ऑफिसर को ऑथराइज कर देगा कि एज अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, हो गया। उसके बाद जी क्लॉज में करप्शन बताया गया।
यहाँ पर करप्शन की 6 ग्राउंड्स बताई गई हैं। हाँ जी, 6 ग्राउंड्स हैं। उसमें सबसे पहली ग्राउंड में ये आती है कि आपने कोई ग्रेटिफिकेशन मतलब रिश्वत वसूल की है या ऑब्टेन की है या आप उसको ऑफर कर रहे हो ताकि इनाम के तौर पे ना वो कोई ऑफिशियल एक्ट करे या वो ना करे। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपने गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट किया है या आप एम्बेजलमेंट में हैं, आपने एम्बेजलमेंट का ऑफेंस किया है या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को आप मिस यूज करें। ठीक है। तीसरी बात ये की गई है कि आप के पेक्यूनरी कोई सोर्सेज हैं या प्रॉपर्टी है जो कि आपकी पोजेशन में एज एन एम्प्लॉय या किसी डिपेंडेंट की पोजेशन में या किसी और कोई और पर्सन आपके बिहाफ पे उसे होल्ड कर रहा है जिसके लिए वो अकाउंटेबल नहीं हुआ और जो कि आपके नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम से ज्यादा है। ठीक है, तसादुम जा रहा है उसके। चौथा पॉइंट ये है कि करप्शन ये भी हो सकती है कि आपने ऐसा लिविंग स्टैंडर्ड एक्वायर किया हुआ है जो कि आपके नॉन रिसोर्सेज से बियॉन्ड है या आप करप्टेड रेपुटेशन रखते हैं। ठीक है, या आप प्ली बार्गेनिंग में एंटर हो गए हैं और आपने वो जो एसेट जो करप्शन के जरिए एक्वायर किए उनको वॉलंटरली आपने वापस कर दिया। ठीक है, तो ये 6 ग्राउंड्स हैं जो सेक्शन 2 जी क्लॉज के तहत बता दिए हैं कि ये 6 ग्राउंड्स करप्शन में आती हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम एज क्लॉज पे एम्प्लॉय की बात करते हैं। एम्प्लॉय से मुराद ये है कि एक तो जो कॉर्पोरेट सेक्टर में एम्प्लॉयड हो वो भी आता है या फिर जो गवर्नमेंट सर्विस में या सिविल सर्विस पे किसी सूबे में एज अ सिविल सर्विस काम कर रहा है मेंबर के तौर पे या ऐसी सिविल पोस्ट होल्ड करता है जो कि प्रोविंस के अफेयर से रिलेटेड है या जो कि अदालत में सर्व कर रहा है या ट्रिब्यूनल सेटअप किया गया गवर्नमेंट की तरफ से लेकिन इसमें किसी अदालत का जज नहीं आता, हाई कोर्ट का जज नहीं आता। ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। यहां तक आपको क्लियर है कि एज क्लॉज पे एम्प्लॉय में कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाला भी शामिल है और जो सिविल सर्विस में एम्प्लॉयड है या सिविल पोस्ट होल्ड करता है। ठीक हो गया। उसके बाद ये फर्दर एडिशन ये है कि अच्छा, इसमें तो ये इसमें रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया कि ये जो जजेस है हाई कोर्ट के या जो पुलिस का एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉय की डेफिनेशन में शामिल नहीं है। आई क्लॉज में गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब है। ठीक है, हेयरिंग ऑफिसर से मुराद ये होता है जो मुल्जम से सीनियर रैंक का होता है जिसे ऑथराइज किया जाता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से कि आप मुल्जिम को पर्सनल हेयरिंग का हक देंगे। ठीक है, कंसर्न्ड अथॉरिटी के बिहाफ पे। ठीक है, इनएफिशिएंसी जो कि के क्लॉज में डिफाइंड है उसमें 2 तरह की इनएफिशिएंसी आती है। एक तो आप इनएफिशिएंट है कि आप अपने असाइंड टास्क या जो ड्यूटीज की डिस्चार्ज में नाकाम हुए, या दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि जो डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन में उसमें कंसेक्टिवली 3 दफा आप फेल हो गए। ठीक है, एल क्लॉज में इंक्वायरी कमेटी के बारे में बताया गया जो कि ये दो से ज्यादा अफसरान पर मुश्तमिल होती है जिसे कन्वीनर हेड करता है जिसे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अपॉइंट करेगी। ठीक है, एम क्लॉज में इंक्वायरी ऑफिसर के बारे में बताया गया जिसे इस एक्ट के तहत कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑथराइज करेगी। ठीक हो गया। उसके बाद अब हम पढ़ने लगे हैं कि एन क्लॉज के तहत मिसकंडक्ट पे कितनी किस्म की कैटेगरीज आ जाती हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमारा जो मिसकंडक्ट हम पढ़ने लगे उसमें तकरीबन 9 ग्राउंड्स हैं। एक तो ये है कि आपने ऐसा रवैया अख्तियार किया हुआ है जो कि गुड ऑर्डर या सर्विस डिसिप्लिन के प्रेजुडिशियल समझा जाएगा, उससे तसादुम हो रहा है। ठीक है, या आपका कंडक्ट ऐसा है जो कि कंडक्ट रूल्स जो प्रोवाइडेड है उसके कॉन्ट्रेरी जा रहा है, या जो एक ऑफिसर का रवैया होना चाहिए ये जेंटलमैन का होना चाहिए इस तरह का आपका रवैया नहीं है, या आप गेम की पार्टिसिपेशन में इन्वॉल्व हैं जिससे ये नजर आ रहा है कि आप अपनी ऑफिशियल पोजीशन को मिसयूज कर रहे हैं ताकि अनड्यू एडवांटेज आप ले सकें, या फाइनेंशियल आप जो पावर्स हैं या अख्तियारात हैं उसको अज्यूम कर सकें जिससे आपकी जो ड्यूटीज हैं वो रिलैक्स हो सकती हैं ऑफिशियल ड्यूटीज की परफॉर्मेंस के हवाले से, या फिर आप एक्सटर्नली आउटसाइड आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तमाम ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जिसमें गवर्नर आ जाता है, चीफ मिनिस्टर आ जाता है, मिनिस्टर आ जाता है, किस हवाले से आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अपनी अपॉइंटमेंट के लिहाज से, प्रमोशन के लिहाज से, ट्रांसफर के लिहाज से, पनिशमेंट के लिहाज से, या कोई सर्विस की कंडीशन है या रिटायरमेंट का मामला है। ठीक है,
या फिर अपॉइंटमेंट और प्रमोशन की गई है लेकिन वो लॉज रूल्स के कॉन्ट्रेरी की गई है, ठीक है, या फिर आप प्रायर अप्रूवल ऑफ लीव के बगैर ही ड्यूटी से एब्सेंट हो गए हैं, या आपको अदालत ने इक्विटल दे दिया इस ग्राउंड पे कि आपको सुलह हो गई है, ठीक है, ऐसे ऑफेंस में जो कि मोरल टर्पिट्यूड से रिलेटेड है, मतलब करप्शन बेस्ड है, या जिसमें ह्यूमन बॉडी इफेक्ट हुई है, ठीक है, या अदालत ने आपको कन्विक्ट कर दिया है। तो ये 9 ग्राउंड्स हैं जो कि मिसकंडक्ट में ये तमाम चीजें शामिल हैं। आपको मेरी बात समझ आ रही है? इधर तक क्लियर है आपको? अच्छा जी। उसके बाद अब हमारा ये जो पिछले साल क्वेश्चन आया कि अगर आप चाहते हैं इस एक्ट के तहत आपने प्रोसीड करना है उस एम्प्लॉय के खिलाफ, तो वो कौन से ग्राउंड्स हैं जो कि प्रोसीड की वजह बनेगी, जिसकी वजह से पेनल्टी इंपोज होगी। तो इसमें 6 ग्राउंड्स हैं। एक तो ये है कि आप इनएफिशिएंट हो गए हैं, आप मिसकंडक्ट के गिल्टी हैं, या आपने करप्शन में आप इन्वॉल्व हो गए हैं, या सबवर्सिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गए हैं। सबवर्सिव मतलब कि छुप के कोई मिली भगत से कोई काम कर रहे हैं, या फिर आपकी सर्विस में रिटेंशन मतलब अब वापसी अगर होगी वो नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ समझा जाएगा, या आप इस चीज के गिल्टी हैं कि आपने अनऑथराइज पर्सन को कोई ऑफिशियल सीक्रेट डिस्क्लोज कर दिया है। यहां तक आपको क्लियर है? अच्छा जी। उसके बाद अब हम ये पढ़ने लगे हैं कि सेक्शन 4 में हमें पेनल्टीज की कैटेगरीज बताई गई हैं कि पेनल्टीज में कितने किस्म की पेनल्टीज इंपोज की जाती हैं। तो उसमें 3 तरह की पेनल्टीज होती हैं, माइनर पेनल्टी होती है, मेजर पेनल्टी होती है, या आफ्टर रिटायरमेंट पेनल्टीज होती हैं। तो सबसे पहले हम माइनर पेनल्टीज देखते हैं। माइनर पेनल्टीज में ये बताया गया कि आपको सेंश्योर किया जा सकता है, डांट टपट की जा सकती है, या आपकी इंक्रीमेंट को विदहोल्ड किया जा सकता है, जो कि मैक्सिमम 5 साल के लिए रोका जा सकता है, जो आपका बोनस है। और जो आपका फाइन है वो 1 मंथ की बेसिक सैलरी से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, या फिर आपको लोअर स्टेज पे रिड्यूस कर दिया गया, वापस प्रीवियस स्केल पे भेज दिया गया छोटे से छोटे, या पे स्केल में भी कमी आ गई है। तो ये जो कमी है 5 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। या प्रमोशन को विदहोल्ड कर दिया गया, तो प्रमोशन का जो विदहोल्ड है वो 5 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक हो गया। उसके बाद तो ये टोटल कितने बने, 5 तरीके से आपको माइनर पेनल्टीज में पेनलाइज किया जा सकता है। उसके बाद मेजर पेनल्टीज में 6 तरीके से आपको पेनलाइज किया जा सकता है। सबसे पहला तो ये कि आपने से जो लॉस बियर किया है गवर्नमेंट ने, आप ही की पे से, आप ही की पेंशन से ये जो अमाउंट पेएबल बनती है कि उसको उसमें से रिकवरी की जाएगी, ताकि पिक्यूनरी लॉस को रिकवर किया जा सके। अगर नहीं रिकवर होती तो लॉ के तहत रिकवरी के जो भी तरीकेकार है उसके मुताबिक उस अमाउंट को रिकवर किया जाएगा, ठीक हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि लोअर पोस्ट पे आपको रिडक्शन हो जाएगी और पे स्केल में भी कमी आ जाएगी, चाहे सब्सटैंटिव या रेगुलर पोस्ट हो। मैक्सिमम 5 साल के लिए रिडक्शन हो सकती है, या आपकी पास्ट जो सर्विस है वो आपसे छीनी जा सकती है 5 साल के लिए, या आपको कंपल्सरी रिटायरमेंट दी जा सकती है, सर्विस से रिमूव किया जा सकता है, या सर्विस से डिसमिस किया जा सकता है। यहां तक क्लियर है? माइनर में 5 थे, मेजर में 6 थे। उसके बाद पेनल्टीज आफ्टर रिटायरमेंट में पढ़ते हैं कि आपकी पेंशन को विदहोल्ड किया जा सकता है, ठीक है। मतलब जो आपका जो नुकसान आपने कॉज किया गवर्नमेंट को उसके पेश नजर उतना ही स्पेसिफिक पीरियड होगा, या आपकी पेंशन को विड्रॉ किया जा सकता है, या फिर वही बात ऊपर वाली की पिक्यूनरी लॉस को रिकवर करने के लिए आप ही की पेंशन से वो अमाउंट रिकवर हो सकती है, और अगर अमाउंट नहीं रिकवर होती तो लॉ के मुताबिक उसको रिकवर किया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर सर्विस से डिसमिस कर दिया जाता है, जैसे कि मेजर पेनल्टीज में ये बताया गया, तो जो फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट्स होंगी ना उसमें भी आप डिस्क्वालिफाइड समझे जाओगे, ठीक है। उसके अलावा ये बताया गया कि इस एक्ट के तहत जो पेनल्टी इंपोज होगी उससे एम्प्लॉय की अगर कोई फर्दर और लाइबिलिटी है किसी और एक्ट के तहत, अगर आप पनिशेबल हो तो उससे आप एग्जेम्पशन सीक नहीं कर सकते। यहां तक मेरी बात क्लियर है? हाँ जी, हाँ ठीक जी। है। अच्छा जी। उसके बाद अब हम आते हैं सेक्शन 5 में, जिसमें इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स का जिक्र किया गया है, जिसमें कैसे ये प्रोसीडिंग स्टार्ट होंगी। तो सबसे पहले ये बताया गया है कि जैसे भी इतला मसूल होती है अपनी ओन नॉलेज पे, या आपके सामने कोई इंफॉर्मेशन रखी जाती है और आप इस हवाले से मुतमईन हो कि प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जा सकती हैं,
तो आप दो स्टेप्स ले सकते हो, या तो खुद ही आप प्रोसीड करो और शो कॉज नोटिस दो सेक्शन 7 के तहत रीजंस रिकॉर्ड करके, कि जिसमें आप ये कहोगे कि इंक्वायरी कंडक्ट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि या तो आप इंक्वायरी कंडक्ट करवाने के लिए इंक्वायरी ऑफिसर या इंक्वायरी कमेटी बिठवा सकते हो सेक्शन 10 के तहत। यहां तक मेरी बात आपको क्लियर है जी? इधर तक क्लियर है ना आपको? अच्छा जी, उसके बाद क्या होगा, मजीद सेक्शन 5 में ये बयान किया गया है कि जहां पर शो कॉज की अपॉर्चुनिटी या पर्सनल हियरिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएंगी, ठीक है? तो इसके 3 ग्राउंड्स हो सकते हैं। पहली वजह तो ये हो सकती है जहां पर आप मुतमिन हो कि सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान के पेश नज़र इसे ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है? या वो बंदा जो एम्प्लॉय है वो प्ली बार्गेनिंग में एंटर हो गया है, या उसे करप्शन के चार्जेस में कन्विक्ट कर दिया गया और उसमें से फाइन की सजा या इम्प्रिजमेंट की सजा मिली है। तो ये 3 ग्राउंड्स हैं जिसकी बेस पे, और 3 ग्राउंड्स ऐसे हैं जिसकी बेस पे उसको शो कॉज नोटिस नहीं दिया जाएगा। उसके अलावा नीचे और मजीद बताए गए हैं कि अगर वो सबवर्सिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है या जहां पर रीजनेबल नहीं समझा जाता कि इसको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। तो टोटल बन गए 3 4 5 ग्राउंड्स हैं जिसमें शो कॉज नोटिस या अपॉर्चुनिटी उसको नहीं दी जाएगी, ठीक हो गया? उसके बाद ये बताया गया है मजीद सेक्शन 5 में कि जहां पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को जरूरत नहीं है कि वो इंक्वायरी कंडक्ट करे। सबसे पहली बात, अगर एम्प्लॉय कन्विक्टेड हो गया है या फिर वो अपनी ड्यूटी से एब्सेंट है बगैर किसी लीव के, ठीक है, तो 2 सूरतों में डिस्पेंस करने की जरूरत नहीं। या फिर एक और कंडीशन हो सकती है कि आपके पास इतना सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल है जिससे ये साबित हो रहा है कि अब मजीद इंक्वायरी की गुंजाइश नहीं, क्योंकि आपके पास अवेलेबल है सोर्स जो कि ये साबित कर रहा है कि ये गिल्टी है इस ऑफेंस के तहत, ठीक है? उसके बाद जो इंक्वायरी के ऑर्डर्स होंगे और जो शो कॉज दिया जाएगा उस पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सिग्नेचर होंगे। यहां तक मेरी बात क्लियर है आपको? हाँ जी क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद सेक्शन 6 में सस्पेंशन की बात आती है। सस्पेंशन में ये कहा गया कि जिस एम्प्लॉय के खिलाफ सेक्शन 5 के तहत प्रोसीडिंग्स प्रपोज किया जाएगा कि प्रोसीडिंग्स इनिशिएट किए जाएं, तो उसको सस्पेंशन में रखा जाएगा जो कि 90 दिन का पीरियड होगा, ठीक है? और उसके बाद ये कि अगर फर्दर एक्सटेंशन नहीं होती तो इनिशियल सस्पेंशन के बाद 30 दिन के बाद दोबारा से वो अपनी पोस्ट पे बहाल हो जाएगा, ठीक है? अगर आपने पीरियड ऑफ सस्पेंशन बढ़ाना है तो उसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से पहले अप्रूवल लेना जरूरी है, ठीक हो गया? अच्छा जी, उसके बाद सेक्शन 7 में देखते हैं कि जहां पर प्रोसीजर बताया गया है कि इंक्वायरी से आप डिस्पेंसेशन ले सकते हैं जहां पर इंक्वायरी कंडक्ट करना जरूरी नहीं है। अच्छा, सेक्शन 7 में सेक्शन 5 का हवाला दिया गया है जहां पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने ये फैसला कर लिया है कि इंक्वायरी कंडक्ट करने की जरूरत नहीं है, तो उसके बाद क्या करेगी? उसके बाद मुल्जिम को इन्फॉर्म किया जाएगा, रिटन ऑर्डर्स पास किए जाएंगे कि आपके खिलाफ प्रोसीडिंग्स हम इनिशिएट करने लगे हैं, जिसमें चार्जेस की स्पेसिफिकेशन दी जाएगी और बताया जाएगा कितनी आप लाइबल हैं, कितनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और क्या प्रपोज किया गया कि किस किस्म की आपको पेनल्टी इम्पोज की जा सकती है, ठीक है? दूसरी बात, आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी भी दी जाएगी कि आप शो कॉज दें, जिसके लिए 7 दिन का टाइम होगा। ये एक्सटेंडेड पीरियड भी हो सकता है जितना कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिटरमिन करेगी, ठीक है? उसके बाद जब रिसिप्ट मसूल होगी कि रिप्लाई आ गया मुल्जिम की तरफ से स्टिपुलेटेड पीरियड में या जहां पर टाइम एक्सपायर होने के बाद अगर रिप्लाई नहीं आता, तो फिर ये डिटरमिन किया जाएगा कि क्या चार्जेस प्रूव हुए हैं मुल्जिम के खिलाफ या नहीं हुए हैं, ठीक है? अगर तो रिप्लाई सबमिट कर दिया गया है शो कॉज का, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इस मामले को 90 दिन में डिसाइड करेगी। उसमें वो टाइम पीरियड एक्सक्लूड कर दिया जाएगा जिस दौरान कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की जो कुर्सी है चंद वजूहात की बना पर खाली होगी, ठीक है? अगर जहां पर केस 90 दिन में डिसाइड नहीं हुआ तो मुल्जिम एप्लीकेशन फाइल कर सकता है एपलेट अथॉरिटी के सामने ताकि अर्ली डिसीजन की डायरेक्शन सीख कर सके, ठीक है? फिर जो ऑर्डर में होगा उसमें स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में वो जो क्या कहते हैं मामला है वो डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। उसके अलावा इसमें यह बताया गया सेक्शन 7 में कि उसे अपॉर्चुनिटी दी जाएगी हियरिंग की, और अगर तो चार्जेस प्रूव नहीं होते तो एग्जॉनरेट कर दिया जाएगा, और अगर तो प्रूव हो जाते हैं तो उसके ऊपर सेक्शन 4 के तहत पेनल्टीज इम्पोज कर दी जाएंगी, ठीक है?
उसके बाद मजीद ये बयान किया गया कि अगर चार्जेस ग्रेव करप्शन के हैं और वो मुलजम के खिलाफ प्रूफ हो गए तो उसमें दूसरी पेनल्टीज रिकवरी के साथ साथ एडिशनली उसे सर्विस से भी डिसमिस कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर चार्जेस इस हवाले से हैं कि भाई आप अपनी ड्यूटी से 1 साल के अरसे से ज्यादा हो गया, आप एब्सेंट रहे हैं, तो उसमें आपको कंपलसरी रिटायरमेंट की सजा हो सकती है, रिमूवल की हो सकती है, डिसमिसल की हो सकती है, जो कि मुलजम पे इम्पोज कर दी जाएगी। मेरी बात क्लियर है आपको? अच्छा जी, उसके बाद सेक्शन 8 पे आते हैं कि क्या एक्शन लिए जाएंगे जहां पर जो मुलजिम है वो कन्विक्टेड हो गया या प्ली बार्गेनिंग में एंटर हो गया। ठीक है, अच्छा, अब सेक्शन 8 में ये कहा गया कि अगर एम्प्लॉय जो है वो कन्विक्टेड हो गया अदालत की तरफ से या प्ली बार्गेनिंग में एंटर हो गया या उसे इक्विटल हासिल हो गई है इस बिना पर कि सुलह हो गई है उस ऑफेंस के हवाले से, और ऑफेंस किस हवाले से, मोरल टर्पिट्यूड के हवाले से, या जो कि ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो केस के हालातों वाकयात डिटरमिन करने के बाद अब वो क्या कर सकता है, या तो वो ये करेगा कि एम्प्लॉय को डिसमिस कर देगा। ठीक है, अगर तो वो कन्विक्ट हो गया या प्ली बार्गेनिंग में एंटर हो गया, या फिर सेक्शन 7 के तहत एम्प्लॉय के खिलाफ प्रोसीड करेगा। ठीक है, जहां पर उसे चार्जेस के तहत कन्विक्ट कर दिया गया। ठीक है, या फिर सेक्शन 9 के तहत एम्प्लॉय के खिलाफ प्रोसीडिंग इनिशिएट की जाएंगी और जहां पर वो अदालत की तरफ से इक्विटल हासिल होगी ऐसे ऑफेंस में। ठीक है, तो अब चूंकि हम सेक्शन 7 तो हम पढ़ चुके हैं ना, जहां पर ये ऑलरेडी प्रूफ होता है कि भाई इंक्वायरी की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, इतना मवाद मौजूद है, तो हमने प्ली बार्गेनिंग भी पढ़ लिया। अब हम ये पढ़ते हैं कि सेक्शन 9 में क्या बात की जा रही है। सेक्शन 9 में ये बताया गया कि जहां पर कॉम्पिटेंट कोर्ट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ऐसा लगता है कि इंक्वायरी जरूरी है। अच्छा, जहां पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ऐसा लगता है कि इंक्वायरी होल्ड करना जरूरी है मुलजिम के खिलाफ, तो वो इंक्वायरी के ऑर्डर्स का हुक्म देगी। ठीक है, जिसके अंदर क्या इंक्लूड होगा कि इंक्वायरी ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा, इंक्वायरी कमेटी को अपॉइंट किया जाएगा, जिसमें इंक्वायरी ऑफिसर और कन्वीनर जो होगा वो मुलजिम से सीनियर रैंक का होना चाहिए। और जहां पर 2 या 2 से ज्यादा मुलजमान प्रोसीडिंग में ज्वाइंटली इन्वॉल्व हैं, तो जो इंक्वायरी ऑफिसर है और जो कन्वीनर ऑफ द इंक्वायरी कमेटी है वो जो सीनियर मोस्ट अक्यूज्ड है ना उससे भी सीनियर रैंक का होना चाहिए इंक्वायरी कमेटी का जो कन्वीनर है या इंक्वायरी ऑफिसर। ठीक है, साथ उसमें ग्राउंड्स लिखे जाएंगे और चार्जेस स्पेसिफाइड किए जाएंगे और आपकी जितनी लाइबिलिटी बनती है उसको स्पेसिफाई किया जाएगा, और साथ साथ डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव को भी अपॉइंट किया जाएगा जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को असिस्ट करेगा, और साथ ही डायरेक्शन दी जाएगी मुलजिम को कि आप अपना रिटन डिफेंस सबमिट करें इंक्वायरी ऑफिसर या इंक्वायरी कमेटी के सामने, और आपके पास 7 दिन का टाइम पीरियड है या जो कि फर्दर टाइम एक्सटेंड किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसमें केस का रिकॉर्ड, गवाहान की जो लिस्ट है वो इंक्वायरी ऑफिसर को इंक्वायरी कमेटी को कम्युनिकेट की जाएगी ऑर्डर्स ऑफ इंक्वायरी के साथ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है मेरी बात? अच्छा, उसके बाद सेक्शन 10 में ये बताया गया है कि जब ये मामला इंक्वायरी ऑफिसर के पास आता है, इंक्वायरी कमेटी के पास आता है, तो क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा। जब मुलजिम की तरफ से रिप्लाई आ जाता है स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड पे, या फिर जहां पर रिप्लाई रिसीव नहीं किया गया मुलजिम की तरफ से, तो इंक्वायरी ऑफिसर और इंक्वायरी कमेटी क्या करेगी, चार्जेस में इंक्वायरी कंडक्ट करेगी और इसके लिए वो ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को एग्जामिन करेगी जो कि चार्ज को सपोर्ट कर रहे होंगे या मुलजिम के डिफेंस में प्रेफर किए गए हैं। और अगर कोई गवाह पार्टी की तरफ से पेश किया गया है तो उस गवाह का भी ना क्या कहते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन करने का मौका दिया जाएगा। अगर तो मुलजिम जो है रिप्लाई फर्निश नहीं करता स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में, तो इंक्वायरी ऑफिसर इंक्वायरी कमेटी क्या करेगी, एक्स पार्टी इंक्वायरी कंडक्ट करेगी। ठीक है, डे टू डे प्रोसीडिंग्स कंडक्ट होंगी, और अगर कोई एडजर्नमेंट देनी है तो उसके लिए रिटर्न में रीजंस लिखे जाएंगे जो कि 7 दिन से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अच्छा, जहां पर इंक्वायरी ऑफिसर या इंक्वायरी कमेटी को यकीन हो कि मुलजिम हैम्पर करेगा, इंक्वायरी पर असरअंदाज होगा, तो उसको वार्निंग दी जाएगी। ठीक है, और अगर वो डिसरिगार्ड करता है वार्निंग का तो इसके हवाले से फाइंडिंग्स रिकॉर्ड करके फर्दर प्रोसीड किया जाएगा और इंक्वायरी कंप्लीट की जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर मुलजिम अपने आप को एब्सेंट रखता है इस ग्राउंड्स पे कि मेडिकल ग्राउंड्स हैं, तो ये भी हैम्परिंग समझा जाएगा इंक्वायरी की प्रोग्रेस के हवाले से, अनलेस एंड अनटिल उसने पहले से मेडिकल लीव अप्लाई की हो। ठीक है, जिसपे
रिकमेंडेशन हो मेडिकल बोर्ड के, या अगर मेडिकल बोर्ड के रिकमेंडेशन नहीं होते तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अपनी डिस्क्रिशन इस्तेमाल करते हुए आपको 7 दिन के लिए मेडिकल लीव भी दे सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, इंक्वायरी ऑफिसर और जो इंक्वायरी कमेटी है अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे क्लियर फाइंडिंग्स के साथ कि क्या चार्जेस स्पेसिफिक रिकमेंडेशन के साथ प्रूफ हुए हैं कि नहीं हुए हैं। उसे एग्जॉनरेट का मतलब होता है छोड़ देना, उसे एग्जॉनरेट करना है या पेनल्टी इम्पोज करनी है। तो ये जो इंक्वायरी की जो प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई है, ये जो मामला है फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने 60 डेज के अंदर रखा जाएगा। अगर तो 60 डेज में इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती तो स्पेसिफिक पीरियड के लिए एक्सटेंशन सीख की जा सकती है, जो कि दी जा सकती है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से रीजंस रिकॉर्ड करके। अच्छा, अगर तो टाइम स्केड्यूल को ऑब्जर्व नहीं किया जाता इंक्वायरी की कंप्लीशन के हवाले से, तो सिर्फ ये ग्राउंड वजह नहीं बनेगी प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करने में। ठीक है, साथ ही साथ जो रिकमेंडेशन दी जाएंगी इंक्वायरी ऑफिसर की तरफ से या इंक्वायरी कमेटी की तरफ से, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पे बाइंडिंग नहीं होगी। बात समझ आ रही है मेरी? उसके बाद सेक्शन 11 में बताया गया है कि इंक्वायरी कमेटी इंक्वायरी ऑफिसर के क्या क्या अख्तियारात हैं, वही हैं जो सिविल कोर्ट्स को सीपीसी के तहत हासिल हैं, जिसमें आप किसी भी पर्सन को ऑन ओथ समन कर सॉरी ऑन ओथ एग्जामिन कर सकते हैं, उसकी अटेंडेंस को सिक्योर कर सकते हैं, उसकी अटेंडेंस को इन्फोर्स कर सकते हैं, साथ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ को डिस्कवर करने का हुक्म, उसकी प्रोडक्शन का हुक्म और एविडेंस ऑन एफिडेविट भी रिसीव करने के अख्तियारात हैं। कमीशन के जरिए भी विटनेसेस और डॉक्यूमेंट्स की एग्जामिनेशन हो सकती है, और इसकी जो प्रोसीडिंग्स है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग कंसिडर की जाएंगी सेक्शन 193 एंड 228 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड के तहत। ठीक हो गया। सेक्शन 12 में हम ये पढ़ेंगे कि डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव की क्या ड्यूटीज हैं। एक तो ये कि इंक्वायरी ऑफिसर इंक्वायरी कमेटी को इसने असिस्ट करना है। ठीक है, जब वो प्रोसीडिंग्स हो रही होंगी जिसमें वो खुद पेश होगा, और इसमें वो तमाम रिकॉर्ड मेंटेन करेगा जो कि केस से मुतल्लिका होगा हर हेयरिंग पे। ठीक है, उसके बाद क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा विटनेसेस को, क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा मुल्जिम को। ठीक है, और परमिशन एक मिनट सॉरी, इसमें से ये कि मुल्जिम के अगर कोई विटनेस पेश करता है मुल्जिम तो उसे क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा। ठीक है, और अगर कोई हॉस्टाइल बाद में बन जाता है तो उसको भी प्रोसिक्यूशन विटनेसेस को भी फिर एग्जामिन किया जा सकता है। ठीक है, एक मिनट जरा रुकिएगा, ठहरा मैं जरा ऐड कर लूं। एक मिनट। जी, आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? काम आ रही है, नहीं आ रही? वापस एको कर रही है, वापस एको कर रही है। दोबारा से मैं ज्वाइन कर